हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स जेके जॉब। दिस इज़ जतिन बलोत्रा। हम रोज़ आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल करंट अफेयर्स में क्या क्या देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। सबसे पहले कल हमने देखा कि मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का वो मन के व्यथा के बारे में जानेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है। हमने कल ICU के बारे में देखा, जो दिल्ली एम्स का इनिशिएटिव है। साथ ही साथ हमने IIT खड़गपुर का एक इनिशिएटिव देखा, जिन्होंने एक पोर्टेबल डिवाइस बनाई है कोविड-19 के टेस्ट के लिए, जो 1 घंटे में ही टेस्ट का रिज़ल्ट देगी और उसकी प्राइस बस 2000 रुपये है। साथ ही साथ हमने हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन रिपोर्ट देखी, जिसको NSO रिलीज़ करता है, जिसमें हमने देखा कि एजुकेशनल गैप कितना है रूरल और अर्बन एरिया के लोगों में। साथ ही साथ हमने कारगिल डे के बारे में देखा। जो आज का करंट अफेयर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के साथ। जो आज का करंट अफेयर है, डैट इज़, आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है ना, वो हम हर साल 28 जुलाई को मनाते हैं। फोकस यही है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचर को, इसको हमें कंजर्व करके रखना है, इसको हमने सस्टेनेबल वे से यूज़ करना है। जब भी कभी फोरम होती है, चाहे वो UNFCCC की बात हो और भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो एक ड्यूटी और राइट की बात हमेशा करते हैं कि आज की जनरेशन की ये ड्यूटी है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है। आने वाली जनरेशन के लिए हमें इसको सस्टेनेबल वे से यूज़ करना है, और जो आने वाली जनरेशन है उनका वो राइट है आज के रिसोर्सेज पे, तो हमें उसको सस्टेनेबल वे से यूज़ करना है। जैसे हम जितने भी अभी ट्रीज़ देख रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, तभी हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो ड्यूटीज़ और राइट्स की बात वहाँ पे की जाती है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में लिखा क्या है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन जुलाई 28। Day is celebrated to increase awareness about the best practices to protect our natural resources. The earth is supplied a limited amount of properties that we all rely upon each day, like water, air, soil, and trees. They recognize that a healthy environment is the foundation for a stable and productive society. तो ये था डे, इसके बारे में याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक रेलवे मिनिस्ट्री के रिलेटेड है। रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हमें 2030 तक हमें रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना है। ग्रीन रेलवे मीन्स नेट ज़ीरो कार्बन अमिशन। हमें जो कार्बन की अमिशन है उसको हमें ज़ीरो करना है, और इसका टारगेट ईयर इन्होंने रखा है 2030। तो याद रखना, ग्रीन रेलवे का जो इनिशिएटिव है उसका टारगेट है 2030। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो विकास दुबे के रिलेटेड है। हम सब ने देखा कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था। इसको एक एग्जीक्यूटिव किलिंग माना जा रहा है और कस्टोडियल डेथ भी बोला जा रहा है। जब तक 24 घंटे के अंदर अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, अगर वो कस्टडी में है, उसको कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट कमीशन दोनों सामने आ गई है। ये दोनों बोल रहे हैं कि ये कस्टोडियल डेथ है और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इस ह्यूमन राइट कमीशन इसके बारे में क्या बोलती है। ह्यूमन राइट कमीशन बोलती है, उसका एक 1993 के गाइडलाइन है। वो बोलती है कि अगर कस्टोडियल डेथ हुई है और पता चलता है कि वो डेथ अनलॉफुल तरीके से हुई है, तो FIR आपको लॉन्च करनी होगी सेक्शन 302 ऑफ IPC के अंदर उनके खिलाफ। जैसे यहाँ पे डिफेंस कौन है? पुलिस। तो FIR आपको किसके खिलाफ लॉन्च करनी होगी? 302 IPC के अंदर पुलिस के खिलाफ। लेकिन इसमें एक लूप होल ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि जैसे विकास दुबे की कस्टोडियल डेथ हुई है, तो इसको प्रूफ करने के लिए भी उन्हीं को ही बोला जाएगा जिनके अंडर वो डेथ हुई है। जैसे यहाँ पे बर्डन, जैसे यहाँ पे डिफेंस कौन है? पुलिस है। तो पुलिस को ही बताना पड़ेगा कि ये डेथ कस्टोडियल डेथ थी, ये लॉफुल तरीके से थी या अनलॉफुल तरीके से थी। तो ये एक्ट क्या बोलता है?
द इंडियन एविडेंस एक्ट puts the burden of proof on the defense, the police in this case, to prove that the offense was not committed. तो ये था, आपको बस याद रखना है कि अगर कभी भी कस्टोडियल डेथ हो तो आप 302 सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर आप एफआईआर करवा सकते हैं अगर वो अनलॉफुल तरीके से डेथ हो। और इंडियन एविडेंस एक्ट हमें क्या बोलता है कि जो डिफेंस है उसी को ही प्रूफ करना है कि वो एक अनलॉफुल तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये था न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह से, तो कई बार हमने न्यूज़ में सुना होगा कि काफ़ी सारे लोगों के जैसे पार्सल आए उसमें कुछ था ही नहीं, जैसे फ़ोन मंगवाया तो पत्थर मिल गया। तो ये एक्चुअली जो लॉ एक नया एक्ट आया है ये सब चीज़ों को कवर करेगा, कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा, उसके राइट्स की बात कर रहा है। दूसरी चीज़ ये और कवर करेगा, इसने एक डिफरेंस बताया है कि कंज्यूमर कौन है और सेलर कौन है। एक चीज़ आपने और भी देखी होगी कि कुछ लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं और मंगवा के वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी अपने लोग लॉकडाउन में देखा होगा कि बड़े सारे लोग फ़ोन्स मंगवा रहे हैं और आसपास के एरिया में बेच रहे हैं। अब वो कंज्यूमर नहीं है, वो सेलर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता रहा है कि कंज्यूमर कौन है, सेलर कौन है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस चीज़ को भी कवर कर रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अभी फोर्स में ले आए है गवर्नमेंट, और इसने क्या किया है, इसने कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इसमें लिखा क्या है। This act also defines difference between consumer and seller. This act came into force now. This new act will empower consumer and help them in protecting their rights through its various notified rules and provisions. Act includes establishment of Central Consumer Protection Authority. इन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाई है कि आपको अगर कंप्लेंट करनी हो तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। सो Central Consumer Protection Authority, which will be empowered to conduct investigation into violation of consumer rights and institutional complaints. अगर आपको कंप्लेंट्स करिए, अगर आपके पार्सल में कुछ अलग चीज़ आ गई तो आप इसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि नया 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो फोर्स में आ गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक फूड पार्क के रिलेटेड है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में हर साल 1 लाख करोड़ का जो फूड है वो बर्बाद हो जाता है। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को खोलना है ताकि हम इस वेस्ट को कम कर सकें। उसी के अंदर हमने मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च करी थी। उसी के अंदर अभी एक मिज़ोरम का ये फर्स्ट टाइप का एक मेगा फूड पार्क अभी इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। आपको याद रखना चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अभी जो मिनिस्टर है वो है हरसिमरत कौर। दिस इज़ द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑपरेशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ मिज़ोरम। ये मिज़ोरम में इस टाइप का पहला फूड पार्क था। अभी देखते हैं मेगा फूड पार्क में है क्या। जो मेगा फूड पार्क स्कीम, इसमें गवर्नमेंट 50 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अगर किसी को मेगा फूड पार्क खोलना है तो गवर्नमेंट उसको 50 करोड़ तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इंडिया में फ़िलहाल जो 29 मेगा फूड पार्क है वो काम कर रहे हैं, वो एक्टिव है, और 18 फूड पार्क अभी वो अंडर डेवलप है, वो डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से 6 मेगा फूड पार्क नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। तो याद रखना इंडिया में जो ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क है वो 29 है, 18 अंडर डेवलपमेंट है, और उनमें से 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, उसने अभी एक लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज़ा। जैसे अभी बोला जा रहा है कि हमें क्लीन व्हीकल्स निकालनी हैं, तो उसी के अंदर इन्होंने नया एक ग्रीन चार्जिंग प्लाज़ा इनागोरेट किया है न्यू दिल्ली के अंदर।
तो याद रखना इसके बारे में भी। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।